नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस क्लास में राजस्थान जिला दर्शन में हम जिस जिले के बारे में अध्ययन करेंगे वो है आरजे नंबर 3 बांसवाड़ा जिला। तो आज हम इस बांसवाड़ा जिले के संबंधित हम पढ़ेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन और राजस्थान के न्यू जिले का पैटर्न जो चेंज हुआ है, बदलाव हुआ है, उसके आधार पर मैं आपके लिए लेके आया हूं कि बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहते हैं, इसे चेरापूंजी क्यों कहा जाता है और यहाँ पर किस तरह से पर्यटन स्थल है, किस तरह से मंदिर है और यहाँ पर किसे बांसवाड़ा में वो स्थान जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड या बाग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ में बांसवाड़ा को किसने बसाया, उसकी स्थापना और उसके नामकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप सीटी का एग्जाम दे रहे हो, लैब असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो, पीटीटी का बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, रीट का एग्जाम दे रहे हो, पटवार कांस्टेबल वीडियो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए न्यू पैटर्न के आधार पर ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो आप इस क्लास को छोड़ करके कहीं नहीं जाइएगा, आप इस क्लास को पूर्ण देखिए। अंत में मैं आपको लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिन क्वेश्चन का आंसर आपको बताने होंगे। वो 5 क्वेश्चन जो आज इस क्लास में पढ़ेंगे उनको लास्ट में मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कहें तो 100% वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो उनके आप स्टार लगा करके अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं बांसवाड़ा जिला, जिसे हम राजस्थान में आरजे नंबर 3 के नाम से इसको पहचान मिली है। और वो बांसवाड़ा जिसके अगर एक परिचय में समझे बांसवाड़ा को तो सबसे पहले आता है उसका नामकरण। तो इसका जो नामकरण किया गया था वो भील शासक, यानी वहां का भील शासक था जिसका नाम था बांसिया, और बांसिया के नाम के आधार पर इस जिले का नामकरण हुआ था बांसवाड़ा। और एक अन्य मान्यता भी है, और यहां पर बांस के पेड़ों की अत्यधिक मात्रा में कृषि होती है, इस कारण इसे बांसवाड़ा कहा जाता है। तो इसके 2 नामकरण याद रखने हैं कि किस तरह से इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। पहला तो है यहाँ पर भील शासक था बांसिया, उसके नाम के आधार पर इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। दूसरा है यहाँ पर जो बांस की जो कृषि है या बांस के जो पेड़ है वो सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, इस वजह से उसके आधार पर इस जिले का नामकरण हुआ था बांसवाड़ा। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बांसवाड़ा। क्योंकि कारण ये है कि माही नदी में कई द्वीप हैं, यानी जो माही नदी बांसवाड़ा में प्रवाहित होती है, जो यू आकृति में और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और इस वजह से वहां पर उस माही नदी में छोटे छोटे 100 द्वीप हैं। द्वीप वो होते हैं कि वो चारों ओर से जलराशि से घिरे होते हैं और ऊपर उठा हुआ स्थलीय भाग होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे 100 द्वीप है, इसलिए इसे 100 द्वीपों का शहर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बांसवाड़ा। अन्य उपनाम की बात करें तो ये राजस्थान का चेरापूंजी और मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी राजस्थान का चेरापूंजी के नाम अगर बात करें तो वो बांसवाड़ा कहा जाता है। क्योंकि चेरापूंजी में सबसे अधिक, मेघालय के चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है, और यहाँ बांसवाड़ा में राजस्थान का दक्षिणी जिला है, और दक्षिणी जिले में और सबसे पहले जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो जो प्रवेश करता है वो बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अन्य उपनाम से इसको चेरापूंजी के नाम से और मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक पहचान की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है, यानी राजस्थान के मैप में यहाँ आप देखोगे तो ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात करें तो वो आता है बांसवाड़ा जिला। और ये मुख्य रूप से
बागड़ क्षेत्र है उसका हिस्सा है, और यहाँ की प्रमुख जो बोली है वो है वागड़ी। यानी सबसे मुख्य बोली या प्रमुख बोली की अगर बात करें तो वो वागड़ी है, जो वहाँ की जनसंख्या लगभग कहें तो यानी 91.6%, यानी 92% लोग हैं वो वागड़ी बोली बोलते हैं। तो वहाँ की मुख्य जो भाषा है या जो उसकी बोली है तो वो है वागड़ी बोली। तो यहाँ के 92% लगभग लोग हैं वो वागड़ी बोली बोलते हैं। ये अपने आप में एक उनकी पहचान है। अन्य रोचक तथ्य की बात करें तो भारत की जो कर्क रेखा है इसे जिले से बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है, यानी बांसवाड़ा जिले के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यानी राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, पहला है बांसवाड़ा और दूसरा है डूंगरपुर। तो यानी जो 26 किलोमीटर लंबाई में जो राजस्थान में जो गुजरती है कर्क रेखा वो बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। याद रखना, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है। अगर पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वनों की बात करें तो इसी जिले में पाए जाते हैं। यानी सागवान के जो वन है सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो राजस्थान के किस जिले में सागवान वनों की अधिकता है तो वह है बांसवाड़ा जिले में। तो ये था बांसवाड़ा का एक सामान्य परिचय के रूप में मैं आपको लेके आया हूँ। इनसे आप क्वेश्चन बनेंगे। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरापूंजी। मानसून का प्रवेश द्वार, इसका नामकरण किसने किया या किसके शासक के नाम पे हुआ? बांसिया के नाम पर। यहाँ पर बांस की अधिकता के कारण। ये दक्षिणी जिला है राजस्थान का, और यहाँ की मुख्य जो बोली है वो है बागड़ी बोली। और यहाँ पर जो कर्क रेखा है वो मध्य से होकर के गुजरती है, और यहाँ पर सागवान वनों की अधिकता पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उसका स्थापना और इतिहास के बारे में। तो यानी बांसवाड़ा जिले का स्थापना किस तरह से हुई थी और इसका इतिहास क्या है बांसवाड़ा जिले का। तो अगर सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो 16वीं शताब्दी में यानी 1529 ईस्वी में डूंगरपुर के महारावल उद्देश्य के पुत्र जगमाल सिंह ने बांसिया भील को हरा करके बांसवाड़ा की नींव रखी थी। यानी अभी मैंने आपको बताया था कि शासक के नाम के आधार पर बांसिया भील जो शासक था बांसवाड़ा का, और डूंगरपुर का शासक था महारावल उद्देश्य, और उस उद्देश्य के पुत्र था जगमाल सिंह। तो जगमाल सिंह और बांसिया भील दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में बांसिया भील को हरा दिया गया था, पराजित कर दिया गया था। और बांसिया भील को पराजित करने के बाद में जगमाल ने इस बांसवाड़ा क्षेत्र की स्थापना की थी। और प्रारंभ में यानी शुरुआत में यह वागड़ यानी डूंगरपुर जो रियासत का हिस्सा था, यानी इसे वागड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, यानी पूर्व में यानी पहले प्रारंभिक समय में ये डूंगरपुर का हिस्सा था, वागड़ क्षेत्र का हिस्सा था, और उसी रियासत में मौजूद था। अगर इसकी ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो 1818 में शासक उम्मेद सिंह के समय अंग्रेजों ने यानी चार्ल्स मलकम से संधि हुई थी। यानी 1818 ईस्वी में बांसवाड़ा का शासक था उम्मेद सिंह, और उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों से यानी अंग्रेज का अधिकारी था चार्ल्स मलकम, उनसे क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। और यहाँ के प्रताप सिंह ने मुगलों और मुगल शासक था अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी। यानी बांसवाड़ा का जो शासक था प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह ने मुगल सम्राट था अकबर, और अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और मूल रूप से वे महाराणा प्रताप के सहयोगी भी रहे हैं। यानी प्रताप सिंह थे वो महाराणा प्रताप के सहयोगी भी रहे, उनकी मदद में भी उनका साथ दिया था। तो ये इसका इतिहास की दृष्टि से इसका महत्व आता है, क्योंकि 1818 में उसने उम्मेद सिंह शासक था, उन्होंने संधि भी की थी चार्ल्स मलकम के साथ में, और यहाँ के शासक थे प्रताप सिंह, और उन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकार की थी। तो याद रखना है इसको इतिहास की दृष्टि से बांसवाड़ा में। उसके बाद में अगर प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो बांसवाड़ा जो प्रजामंडल की स्थापना है वो 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। यानी बांसवाड़ा जिले में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो थी 1945 में।
और 1945 में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी वो किसके निर्देशन में? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, यानी वहां के इस एक ऐसा नेतृत्व उसके सुरक्षित हाथों में सौंपे जो बांसवाड़ा जिले को नेतृत्व है आगे बढ़ा सके। ठीक है ना। तो प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट है, इसके स्टार लगा सकते हो आप प्रजामंडल वाले के। वैसे सभी मोस्ट है पर तो वेरी मोस्ट है प्रजामंडल वाला। अगर राजस्थान के एकीकरण के बारे में देखें तो एकीकरण के समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए एक ऐतिहासिक वाक्य भी कहा था। यानी जब वो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, और उस राजस्थान के एकीकरण में जब बांसवाड़ा को उसके साथ में मिलाया गया था तो वहां का शासक था महारावल चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने जब विल्य पत्र में यानी राजस्थान के साथ में मिलाया गया था, विल्य पत्र था, तो उस पर जब हस्ताक्षर किया था, उन्होंने अपनी सहमति दी थी, तब उन्होंने एक वाक्य कहा था, यानी एक शब्द कहा था। वो कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट यानी मेरी मृत्यु के आखिरी हस्ताक्षर है ये। ठीक है ना। यानी क्योंकि राजस्थान में उसका एकीकरण में बांसवाड़ा का राजस्थान में विलय हो गया था, मिला लिया गया था, और वहां का शासक था महारावल चंद्रवीर सिंह। तो महारावल चंद्रवीर सिंह के द्वारा यह कहा गया वाक्य था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, इस किस रियासत के शासक ने कहा था? तो वो बांसवाड़ा रियासत के कौन थे? महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। तो ये थी स्थापना और इसका इतिहास। अब हम पढ़ते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो 3 नंबर अगर भौगोलिक स्थिति की अगर देखें तो सबसे पहले आता है बांसवाड़ा जिले का अक्षांश और देशांतर। ये आप देख रहे हैं राजस्थान का दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, और अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 23 डिग्री 11 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी 23 डिग्री यहाँ से जो है 23 डिग्री 11 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार की बात करें 73 डिग्री 58 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 49 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 73 डिग्री 58 मिनट है वो है बांसवाड़ा का पश्चिमी भाग यहाँ पर, और जो 74 डिग्री 49 मिनट है वो है बांसवाड़ा का पूर्वी भाग। तो ये इस तरह से इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। 23 डिग्री 11 मिनट से 23 डिग्री 56 मिनट, 73 डिग्री 58 मिनट से 74 डिग्री 49 मिनट। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो वो 302 किलोमीटर है, यानी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें वो 302 मीटर की ऊंचाई है। अगर इसका नया संभाग पैटर्न की बात करें तो पहले गहलोत सरकार ने इसको एक संभाग का दर्जा दिया था, यानी सीकर को, बांसवाड़ा को और पाली को, तीनों को। परंतु बीजेपी की भाजपा सरकार ने, जो भजनलाल सरकार थी, उन्होंने इसको सीकर को, पाली को और बांसवाड़ा को संभाग का दर्जा रद्द कर दिया गया था। नवगठित जिलों के गठन के बाद बांसवाड़ा पहले तो संभाग था, परंतु वापस उससे पहले किस में था? उदयपुर संभाग में। फिर वापस उसको क्या कर दिया? उदयपुर संभाग में ही विभाजित कर दिया था। यानी पहले भी उदयपुर में था, फिर बीच में उनको अपना एक खुद का संभाग दिया, परंतु बाद में क्या कर दिया? भजनलाल सरकार ने उसे उदयपुर संभाग में ही विलय कर दिया था। और इस संभाग में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले आते हैं, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सलूम्बर। तो सलूम्बर एक नया जिला है, और सलूम्बर जो नया जिला है वो कुछ संभाग में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। तो बांसवाड़ा का भी याद रखना, सलूम्बर नया जिला है वो भी उदयपुर संभाग में ही आता है। अगर पड़ोसी सीमाओं की बात करें तो इसके उत्तर में अगर बात करें तो प्रतापगढ़ की सीमा लगती है, पश्चिम में डूंगरपुर की सीमा लगती है, दक्षिण पूर्व में अगर बात करें तो रतलाम और झाबुआ, जो मध्य प्रदेश के जिले हैं रतलाम और झाबुआ, तो इनसे सीमा लगती है। दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो दोहाद और महिसागर,
जो गुजरात के जो जिले हैं उनकी सीमा लगती है। यानी ये जो क्षेत्र है वो दोहाद और महिसागर, और ये जो भाग है पूर्वी, यहाँ पर जो सीमा लगती है रतलाम और झाबुआ की सीमा लगती है, दक्षिण पश्चिम में डूंगरपुर की लगती है, उत्तर में प्रतापगढ़ की लगती है या उत्तर पूर्व में। तो इस तरह से इसकी जिलों की सीमा लगती है। क्षेत्रफल व जलवायु की बात करें, और एक याद रखना, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों से, यानी मध्य प्रदेश से भी लगती है और गुजरात से भी लगती है। तो अंतर्राज्यीय सीमा का भी याद रखना। क्षेत्रफल अगर देखें तो 5037 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ मुख्य रूप से उपार्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी उपार्द्र जलवायु कौन सी होती है? जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। तो उपार्द्र जलवायु यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है, उपार्द्र जलवायु कहा जाता है। और ये जिले व राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो बोरकुंडा है, जो गांव है, वो बांसवाड़ा में ही स्थित है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी बिंदु जिसे बोरकुंडा के नाम से जाना जाता है, और जो बोरकुंडा जो गांव है वो किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है। तो यहाँ की जलवायु उपार्द्र है। जो दक्षिणतम बिंदु है जो बोरकुंडा बांसवाड़ा में है, किस किस जिलों की सीमा लगती है? तो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, रतलाम, झाबुआ मध्य प्रदेश राज्य की, और दाहोद, महिसागर है गुजरात राज्य की। यहाँ पर संभाग पैटर्न की बात करें तो बांसवाड़ा उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अक्षांश देशांतर की बात करें तो आप देख सकते हैं अक्षांश और देशांतर, इस तरह से इसका स्थिति विस्तार है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नदियां और सिंचाई। अगर नदियों और सिंचाई की बात करें तो यहाँ की अगर प्रमुख नदी के बारे में पढ़ें तो यहाँ की मुख्य जो नदी है वो है माही नदी, और इसका जो प्रवेश होता है राजस्थान में वो गांव है खादू गांव। यानी बांसवाड़ा का जो खादू गांव है वहां से राजस्थान में ये नदी प्रवेश करती है, और ये उल्टे यू आकार में बहती है। यानी ये मध्य प्रदेश में आती है, इसका उद्गम स्थल है, और मध्य प्रदेश से ये उत्तर की ओर बहती है, और उसके बाद में राजस्थान में खांडू गांव में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के। उसके बाद में ये इस तरह से वापस दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और गुजरात में चली जाती है, और यहाँ से एक सीमा भी रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वह है माही नदी। तो उल्टे यू आकार में ये बहती है, और राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो खादू गांव में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माही नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो वह है खादू बांसवाड़ा। और इस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा कहा जाता है। यानी वागड़ क्षेत्र है बांसवाड़ा, और वागड़ या कांठल की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान की मुख्य नदी है। इसके साथ साथ में ये सवर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर माही नदी की सहायक नदियों की बात करें तो अनास, चाप, एराव और हारन, ये इनकी सहायक नदियां हैं। तो याद रखना, माही नदी की सहायक नदी है अनास, चाप, एराव और हारन। ये चारों की चारों नदियां माही नदी की सहायक नदियां हैं। अब हम पढ़ते हैं माही बजाज सागर बांध के बारे में। और माही बजाज सागर बांध के अगर बारे में देखें तो बोरखेड़ा गांव में स्थित यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध, यानी 3109 मीटर, यानी लगभग अगर बात करें तो 3 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। 3109 मीटर यानी 3 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कहाँ है? ये बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। और यह राजस्थान का 45% और गुजरात की 55% बहुउद्देशीय संयुक्त परियोजना है। यानी दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य की? वह है गुजरात की और राजस्थान की। तो गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें 45% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है, 55% जो हिस्सा है वो गुजरात का आता है। प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो डाइलाब झील है, वो कमल के फूलों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके किनारे शासकों के ग्रीष्मकालीन आवास स्थित हैं। यानी डाइलाब झील कहाँ है? बांसवाड़ा में है,
और डाइलाम जो झील है वो कमल के पुष्पों के लिए यानी कमल की कृषि के लिए बहुत मुख्य फेमस है। और वहाँ पर उसके आसपास झील है और झीलों के आसपास है जो शासक थे और शासक जो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों में उनके आवास बने हुए हैं। इसके बाद में कागदी झील, और यह शहर के पूर्वी हिस्से में एक प्रमुख पर्यटक का आकर्षण केंद्र भी है। तो कागदी झील कहाँ है? बांसवाड़ा में है, और ये बांसवाड़ा के किस छोर पर? पूर्वी हिस्से में है, जो पर्यटन का एक आकर्षण का केंद्र भी माना जाता है। इसके बाद में नहरें और जल व्यवस्था की बात करें तो कागदी पिकअप यानी जिसे वियर बांध के नाम से जाना जाता है, बाईं और दाईं और मुख्य नहरें निकलती हैं। यानी कागदी पिकअप जो बांध है उसके दाएं और बाएं दोनों छोर से नदियां हैं वो निकलती हैं। और माही नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से जिले के एक बहुत बड़े भूभाग में सिंचाई व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यानी माही नदी से बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है और सिंचाई के साथ साथ में पेयजल की भी आपूर्ति की जाती है माही नदी से, शुद्ध जल की। तो ये था बांसवाड़ा जिले की नदियाँ और सिंचाई के बारे में जो आपको मैंने करवाया, उनकी नदियों के बारे में, माही नदी के बारे में। यहाँ के बांध माही बजाज सागर बांध कितना लंबाई में है और यहाँ पर जो राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है और किस दो राज्यों का हिस्सा है। मुख्य प्रमुख झीलें डाइलाव झील और कागदी झील। नहरें कागदी पिकअप बांध से 2 नहरें निकलती हैं। जो माही नदी है वो वहाँ की सिंचाई और पेयजल भी उपलब्ध करवाती है। अब आपके लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कृषि और फसलें। तो प्रमुख फसलों की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे मुख्य फसल है वो है मक्का। तो मक्का की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। आप देख रहे हैं ये डायग्राम, ये है मक्का। तो इस मक्का की कृषि सबसे ज़्यादा की जाती है। और इस मक्का के अलावा यहाँ पर गेहूँ, चना, और चावल मुख्यतः होते हैं। यानी मक्का तो मुख्य है ही है, उसके साथ साथ में गेहूँ उत्पादन होता है, चने का उत्पादन होता है और चावल का भी उत्पादन होता है। चावल एक मुख्य खाद्य फसल है बांसवाड़ा की। विशेष उपज और बागवानी की अगर बात करें तो बांसवाड़ा बेहतरीन आम की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। किस कृषि के लिए? आम के लिए। तो यहाँ पर आम के बाग है बहुत आपको मिलेंगे। कभी आप बांसवाड़ा जाओ तो आम वहाँ के अलग किस्म के आम है वो मिलते हैं। रसीले आम, मीठे आम होते हैं वहाँ के। कभी जाओ तो आप आनंद लेना। और यहाँ के आम पापड़ विदेशों तक निर्यात किया जाता है। यानी यहाँ के आम और जो पापड़ बने होते हैं चने के, वो आम और पापड़ विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। मुख्य है ये विदेशों में, यानी अलग अलग देशों में है वो निर्यात करते हैं। और यहाँ बांस की खेती बहुतायत में की जाती है। यानी इसके साथ साथ में बांस की भी कृषि की जाती है। अगर यहाँ पर इतनी कृषि होती है तो मिट्टी किस तरह की होगी? तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से लाल और काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यानी लाल और काली मृदा पाई जाती है। आप जो देख रहे हैं ये पर काली मृदा और ये लाल मृदा, तो काली और लाल मृदा का मिश्रण है वो पाया जाता है। जिस तरह से ये यहाँ पर उन्नत कृषि की जाती है। यह विशेष मिट्टी मक्का और कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। यानी काली जो मिट्टी होती है वो कपास के लिए और लाल मिट्टी होती है वो मक्का के लिए। तो वहाँ पर मिश्रण है, इसलिए कपास और मक्का की कृषि बहुत अधिक की जाती है। सिंचाई व्यवस्था की बात करें तो सिंचाई का मुख्य और सबसे बड़ा जो स्रोत है माही बजाज सागर परियोजना है। यानी माही बजाज सागर परियोजना से अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर जो सिंचाई उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये एक मुख्य परियोजना है बांसवाड़ा जिले की, माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना से आदिवासी क्षेत्रों की लगभग 80,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जहाँ पर शानदार सिंचाई सुविधा सर्जित की जाती है। यानी 80,000 हेक्टेयर भूमि, और 80,000 हेक्टेयर भूमि में माही बजाज सागर परियोजना से सिंचाई की जाती है। तो यानी सिंचाई है वो माही बजाज सागर परियोजना से बड़े स्तर पर की जाती है। तो ये थी बांसवाड़ा जिले की कृषि और फसलों के बारे में।
अब हम पढ़ेंगे पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान की बात करें तो सबसे पहले आता है मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक। तो आप ध्यान देना, मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक है वो 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में यहाँ 1500 भील शहीद हुए थे। यानी आंदोलन किया था गुरु गोविंद गिरी जी ने 17 नवंबर 1913 को, और इस आंदोलन में 1500 लोग हैं वो क्या हुए थे, शहीद हुए थे। और 1500 लोग यहाँ पर शहीद होने की वजह से इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। यानी राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक को कहा जाता है। नवंबर 2022 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। तो यानी मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया था, तो वो है नवंबर 1922 में। क्यों किया था, क्योंकि गुरु गोविंद गिरी जी ने 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर आंदोलन किया था और वहाँ पर 1500 भील है वो शहीद हुए थे। इस वजह से इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके स्टार लगा सकते हैं। उसके बाद में अर्थुणा के प्राचीन मंदिर। अर्थुणा के प्राचीन मंदिर क्या है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में यह परमार शासकों की राजधानी थी। यानी 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो बांसवाड़ा था, जो प्राचीन बांसवाड़ा था, तब उसकी राजधानी थी परमार शासकों की। और यहाँ के प्राचीन जो शिव मंदिर है जिसे मंडलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जाना जाता है, और अर्थुणा का दीप स्तंभ पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ का जो प्राचीन मंदिर है जो शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मंडलेश्वर महादेव मंदिर, और अर्थुणा का द्वीप स्तंभ है वो पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ है सब, यानी मंडलेश्वर महादेव मंदिर बांसवाड़ा में है, अर्थुणा का द्वीप स्तंभ कहाँ है, तो वो भी बांसवाड़ा में है। अन्य प्रमुख स्थल की बात करें तो ये राज मंदिर, इसे सिटी प्लेस कहा जाता है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। यानी राज मंदिर को सिटी प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ये बांसवाड़ा में है जो एक पहाड़ी पर बना हुआ है राज मंदिर, जिसे सिटी प्लेस के नाम से जाना जाता है। वागड़ के कल्प वृक्ष की अगर बात करें तो बांसवाड़ा व रतलाम मार्ग पर बाईं तालाब के पास 2 प्राचीन और विशाल वृक्ष स्थित हैं, जिसे वागड़ के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी बांसवाड़ा से रतलाम की ओर आप जाओगे तो उस रास्ते पर, उस मार्ग पर बाईं तरफ, यानी तालाब के जो बाईं तरफ में 2 प्राचीन आपको विशाल यानी बहुत बड़े वृक्ष मिलेंगे, जिसे वागड़ के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी वो बहुत प्राचीन है, आज भी वो वहाँ पर मौजूद है। कभी आप जाओ तो बांसवाड़ा रतलाम मार्ग से आप गुजर रहे हैं तो आप वहाँ पर जरूर देखना, जिसे राजस्थान के इसे विशाल वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है वागड़ क्षेत्र का। खनिज संपदा की बात करें तो यहाँ पर सोना, यानी आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा में सोने की विशाल खदानें मिली हैं जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध हैं। यानी सोने की खदानें कहाँ हैं, बांसवाड़ा में है, आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा में। तो आनंदपुरा, भूकिया और जगतपुरा जो क्षेत्र है बांसवाड़ा का, वहाँ पर सोने की खदानें प्राप्त हुई है जो राज्य की प्रसिद्ध है, यानी सोने की प्राप्ति होना। मैग्नीज के लिए भी ये जिला जाना जाता है, यानी कालाखुंटा और लीलवानी मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। तो बांसवाड़ा में आप मैगजीन उत्पादन के लिए अगर देखें तो कालाखुंटा और लीलवानी 2 क्षेत्र हैं जहां पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा है वो सोने उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र हैं। तो ये था पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थान। अब हम पढ़ते हैं मंदिर और धार्मिक स्थल। तो मंदिर और अगर धार्मिक स्थल की बात करें बांसवाड़ा की, तो मां त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में स्थित है। यानी तलवाड़ा के पास उमराई गांव में स्थित 18 भुजाओं वाली देवी, इन्हें तरतई माता या महालक्ष्मी भी कहते हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं,
अष्टभुजा वाली माता, यानी तलवाड़ा में है। और तलवाड़ा के पास में एक गांव है उमराई गांव, और इस उमराई गांव में 18 भुजाओं वाली, यानी उसकी 18 हाथ हैं उस माता के। तो 18 भुजाओं वाली देवी है, जिसे तरतई माता या महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्य विशेषता भी है, यहाँ पर पांचाल जाति की कुल देवी है, यानी जो पांचाल जाति के जो लोग हैं उनकी कुल देवी मानी जाती है। और ये देवी या इस देवी के पीठ पर श्री यंत्र अंकित है, यानी श्री यंत्र जो है वो इस माता की पीठ पर अंकित किया हुआ है। तो 18 भुजा वाली ये माता बहुत विराट विशाल माता की प्रतिमा आज भी है तलवाड़ा के उमराई गांव में, बांसवाड़ा जिले में, जिसे तरताई माता या महालक्ष्मी माता भी कहते हैं, जो पंचाल जाति की कुल देवी माना जाता है इसे। उसके बाद में छींच का ब्रह्मा मंदिर। छींच का ब्रह्मा मंदिर क्या है? छींच गांव में तालाब के किनारे 18वीं शताब्दी का अत्यंत प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है। यानी जो बांसवाड़ा में छींच गांव है, और छींच गांव में तालाब के किनारे जो बना हुआ है 12वीं शताब्दी में, जो बहुत प्राचीन, यानी 12वीं शताब्दी में जो मंदिर बना हुआ है और आज भी है वहां पर, जिसे बोलते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर छींच गांव में। और यहाँ भगवान ब्रह्मा की आदम कद मूर्ति स्थापित है, जिसका निर्माण 16वीं सदी में करवाया गया था। यानी वहां पर ब्रह्मा जी की एक आदम कद की मूर्ति भी स्थित है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। घोटिया अम्बा माता के अगर मंदिर की बात करें तो घोटिया अम्बा माता मंदिर है, वो भी बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा के किस क्षेत्र में? इसे वागड़ और आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है। यानी घोटिया अम्बा माता जो मंदिर है वो आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना, वागड़ क्षेत्र का। और यहाँ पर भील जनजाति है तो आदिवासियों का भी दूसरा कुंभ कहा जाता है। और यह मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं यानी केलापानी में व्यतीत किया था। तो केलापानी है यानी घोटिया अम्बा का माता का जो मंदिर है, तो वहां पर महाभारत काल में जो पांडव थे, 5 पांडव, वो अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे, अपना जीवन व्यतीत भी किया था यहाँ पर। तो वह घोटिया अम्बा माता मंदिर। अब्दुल्ला पीर की मंजार अगर बात करें तो अब्दुल्ला पीर की मंजार भी बांसवाड़ा में है। भगवानपुरा में स्थित यह बोहरा मुस्लिम संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल यानी अब्दुल्ला पीर की प्रसिद्ध दरगाह है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला पीर की मंजार यानी दरगाह मस्जिद है, जो कौन सा क्षेत्र है या बांसवाड़ा की अगर बात करें तो वह है भगवानपुरा में। और भगवानपुरा में बोहरा मुस्लिम जो समुदाय है या संप्रदाय है, तो और संप्रदाय के संत अब्दुल रसूल यानी अब्दुल्ला पीर की यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाह है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के लिए उर्स का आयोजन भी होता है। यानी मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम जनजाति के जाति के जो लोग हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं। तो अब्दुल्ला पीर की मंजार कहाँ है? भगवानपुरा बांसवाड़ा में है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मेले और संस्कृति की अगर बात करें तो बांसवाड़ा में अनेक मेले और उसकी अलग संस्कृति है। तो मानगढ़ धाम का मेला, तो सबसे पहला मेला है मानगढ़ धाम का मेला, जो प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम पर विशाल मेला बढ़ता है। यानी हर वर्ष, जिसे हम माघ बोलते हैं, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को, और पूर्णिमा के दिन मानगढ़ धाम पर एक विशाल बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर लाखों आदिवासी श्रद्धालु है, वो अपने अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। जो गोविंद गिरी जी के जो आंदोलन थे और 1500 भील समुदाय के जो लोग थे जो शहीद हुए थे, उनकी बलिदान दिया था उन्होंने, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। घोटिया अम्बा मेला, ये घोटिया अम्बा मेला है, वो भी बांसवाड़ा में है। वो प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को, यानी चैत्र माह की अमावस्या है, और चैत्र माह की अमावस्या को घोटिया अम्बाला मेला है, वो आयोजन किया जाता है। तो घोटिया अम्बाला मेला कहाँ है? बांसवाड़ा में है।
कब इसका मेले का आयोजन होता है? चैत्र माह की अमावस्या के दिन। और ये वागड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा और आदिवासियों का प्रमुख सांस्कृतिक मेला माना जाता है। यानी आदिवासी जनजाति का सबसे बड़ा मेला है घोटिया अम्बा मेला, और ये आदिवासी जनजाति का एक उसकी संस्कृति का मेला माना जाता है। उसके बाद में आता है स्थानीय कला व संस्कृति के बारे में। उसकी कला और संस्कृति क्या है? तो इस जिले पर मेवल यानी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच की पहाड़ी है जिसका नाम है मेवल पहाड़ियाँ, यहाँ की संस्कृति का गहरा प्रभाव है। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य में मेवल पहाड़ी है, और उस पहाड़ी होने की वजह से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में एक अपने सांस्कृतिक का अनूठा या एक अलग ही पहचान मानी जाती है। यहाँ पर चंदू जी का गड्ढा लकड़ी के बेहतरीन तीर कमान बनाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो तीर कमान आप देख रहे हैं ये, तो यानी चंदू जी का गड्ढा लकड़ी के बेहतरीन तीर कमान बनाने के लिए पूरे देश में, अपने देश में, भारत देश में प्रसिद्ध है। ये प्रमुख त्यौहार की अगर बात करें तो दिवासा, और दिवासा जो त्यौहार है वह सवर्ण हरियाली यानी सवर्ण माह की हरियाली जो अमावस्या को आदिवासियों द्वारा दिवासा मनाया जाता है। और इस अनोखे त्यौहार में देवताओं की नहीं बल्कि पशुओं यानी जो बैल होते हैं उन जानवरों और वृक्षों को स्नान कराकर उनकी पूजा की जाती है। तो श्रावण माह की यानी सावन माह की जो हरियाली जो बोलते हैं सावन माह को, उसकी अमावस्या जब आती है, अमावस्या के दिन दिवासा मनाया जाता है। दिवासा किस लिए मनाया जाता है? यहाँ के जो पशु होते हैं उनको नहलाया जाता है, स्नान करवाया जाता है। वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको स्नान करवाया जाता है, फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो जिसे बोलते हैं दिवासा। तो दिवासा कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो ये थे बांसवाड़ा जिले से मुख्य आपका टॉपिक, और इससे बाहर आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये न्यू पैटर्न के आधार पर है, जब से राजस्थान के 41 जिले बने हैं, और उन 41 जिलों में से आज आपका तीसरा जो जिला है वह है बांसवाड़ा जिला। और मैंने उससे पहले अजमेर और अलवर जिले 2 करवा दिए गए हैं। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप उसको देख भी सकते हैं। अब बारी है इससे बनने वाले क्वेश्चनों की। तो पहला क्वेश्चन आता है, वो है हमारे लिए राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाने वाला मानगढ़ धाम हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो उसका आंसर है 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी जी को निर्देशन में हुआ था, 17 नवंबर 1913 को। और स्थान कौन सा था? मानगढ़ था, बांसवाड़ा का। और इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यानी भील जनजाति के 1500 लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, बांसवाड़ा जिले में स्थित राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है और इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है माही बजाज सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध की अगर लंबाई की बात करें 3109 मीटर है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है माही बजाज सागर बांध, यानी 3 किलोमीटर में लंबाई में फैला हुआ है। और ये बांसवाड़ा की 80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा किस बहुमूल्य खनिज के उत्खनन के लिए पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है? तो वो है सोने के लिए, यानी जो सोना है, सोने की खान के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जिस 2 क्षेत्र है बांसवाड़ा में, आनंदपुर, भूकिया और जगतपुरा, ये सोने की खान के या उत्खनन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचाल जाति की कुलदेवी माँ त्रिपुरा सुंदरी, यानी जिसे तरताई माता या माँ लक्ष्मी के नाम से जाना जाता है, का प्रसिद्ध मंदिर बांसवाड़ा में कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तलवाड़ा के पास उमराई गांव में। तो तलवाड़ा के उमराई गांव बांसवाड़ा में पांचाल जाति की कुलदेवी, जिसे तरताई माता या त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से जाना जाता है, इस माता का मंदिर है।
तो सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी का धन्यवाद। ये आज आपकी क्लास थी और इस क्लास को आपने अटेंड किया। मैं आपको राजस्थान के जिला दर्शन में आपको 41 जो जिले हैं उससे बनने वाले जो भूगोल है, इतिहास से संबंधित हैं, वहाँ के पर्यटन संबंधित हैं, वहाँ की कृषि से संबंधित है, सब चीज़ें आपके लिए लेके आऊँगा न्यू पैटर्न के आधार पर। आप मेरी रोजाना क्लास देखते रहिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। आप अच्छी तैयारी की ओर अग्रसर हो। आप जिस मंजिल की ओर जा रहे हो वो मंजिल, आपका रास्ता यही है। इस क्लास को आप अटेंड कीजिए। इसके आशा के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।